Hello everyone, welcome to another new video of top 500 MCQ of Code of Civil Procedure 1908. This video is the fourth part, and if you are not watched the previous video, all the link of previous videos are available in our description box. Please go and watch this video, and those who want the PDF file of this video series, the PDF file will be uploaded in our Telegram group. So without wasting our time, let's get started. Question number 41. Under Civil Procedure Code, a litigant having a grievance of civil nature has a right to institute a civil suit. Its cognizance is, देखिए यहाँ पर जो है एक वादी है जिसके पास जो है एक सिविल नेचर का वाद है और वो वाद दाखिल करने का हकदार है, हक रखता है। तो यहाँ पर उसका संज्ञान लेने के लिए क्या होना चाहिए, तो नॉट एक्सप्रेसली बार्ड, यानी जो विवक्षित रूप से या अविभक्त रूप से जो है उसको रोका नहीं गया हो, तभी वो वहाँ पर जो है अपना वाद दाखिल कर सकता है और न्यायालय उसका संज्ञान ले सकता है। ठीक है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन ए। ठीक है, और दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी सेक्शन 9। ठीक है, और सेक्शन 9 को हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं। फिर भी अगर देखिए तो सेक्शन 9 कहता है द कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल कोर्ट अनलेस बार्ड, यानी न्यायालय जो है वो सभी सिविल कोर्ट सिविल वाद को देख सकता है जब तक कि उसे रोका ना गया हो। और रोकने का जो तरीका है वो क्या है, या तो आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार, यानी कि जो है अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से रोका गया हो तभी, अदरवाइज न्यायालय जो है सभी सिविल वाद को जो है उनका संज्ञान ले सकता है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन अ सिविल कोर्ट हैज जुडिक्शन टू ऑल ट्राई सूट्स ऑफ सिविल नेचर, तो बिल्कुल ये सही है ऑप्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9। रीजन देखते हैं, द कॉग्निजेंस ऑफ अ सिविल सूट शुड बी एक्सप्रेसली बार्ड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो संज्ञान लेता है सिविल सूट का न्यायालय वो बार्ड होना चाहिए, यानी कि वो जो है उसे न्यायालय विचारण करने से रोका जाना या वर्जित होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, वो बार्ड नहीं होना चाहिए। द सूट शैल नॉट बी बार्ड आइदर बाय एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, तो सूट बार्ड नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर एंड सेकंड वन इज रॉन्ग। सो अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सो आंसर हियर ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग सूट इज ऑफ सिविल नेचर, इनमें से कौन सा जो मामला है वो सिविल प्रकृति का है। तो देखते हैं यहाँ पे सिविल नेचर का सूट कौन सा है। द सूट रिलेटिंग टू राइट टू प्रॉपर्टी, तो बिल्कुल सूट रिलेटिंग टू राइट टू संपत्ति से संबंधित जो वाद है वो सिविल नेचर के होते हैं, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सूट रिलेटिंग टू राइट टू वर्शिप, बिल्कुल राइट टू वर्शिप जो है ये भी सिविल नेचर का सूट है, और ये सब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं। इफ़ यू आर नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियो, कृपया करके प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। द सूट फॉर डैमेज और फॉर सिविल रॉन्ग, तो कोई ऐसी क्षति हुई है जो सिविल रॉन्ग से संबंधित है, तो फिर वो भी सिविल नेचर का सूट है। तो बिल्कुल यहाँ सारे हैं, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिविल नेचर सूट, यानी इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर, इसमें कौन सा मामला जो सिविल नेचर का नहीं है। देखते हैं, सूट रिलेटिंग टू राइट टू वर्शिप बिल्कुल है। सूट रिलेटिंग टू पार्टनरशिप, यस इट इज आल्सो सिविल नेचर सूट। सूट रिलेटिंग टू कॉमन लॉ राइट एंड, तो ये भी जो है सिविल नेचर का सूट है। सूट रिलेटिंग टू पॉलिटिकल क्वेश्चन, राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित कोई बात है तो दैट सूट इज नॉट अ सिविल नेचर सूट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर, कौन सा इसमें सिविल नेचर का सूट नहीं है। देखते हैं, द सूट रिलेटिंग टू राइट ऑफ वर्शिप, बिल्कुल राइट ऑफ वर्शिप है। सूट इन्वॉल्विंग प्योरली रिलीजियस राइट, अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें पूर्णतया रूप से या मुख्यतः जो है किसी धार्मिक रीति के बारे में, धार्मिक अधिकार के बारे में बात की गई है, तो ऐसा मामला जो है वो सूट जो है सिविल नेचर का सूट नहीं है। बाकी अगला देख लेते हैं। सूट फॉर रेंट, बिल्कुल किराए के लिए जो बात लाया जाता है वो भी जो है सिविल नेचर का सूट है। सूट फॉर राइट टू हेरिडेटरी ऑफिस, वंशानुगत कोई पद है या कोई ऑफिस के लिए अगर कोई दावा किया जा रहा है उसके अधिकार के लिए, तो वो सिविल नेचर का सूट है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर, इसमें से कौन सा जो सूट है वो सिविल नेचर का नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूट रिलेटिंग टू राइट ऑफ वर्शिप, बिल्कुल है राइट ऑफ वर्शिप। अगला देखते हैं, सूट रिलेटिंग टू टेकिंग आउट ऑफ रिलीजियस प्रोसेसन, तो बिल्कुल ये भी जो है किसी धार्मिक रीति से निकाल देना उसको पूजा पाठ से, तो ये भी सिविल नेचर का सूट है। सूट अगेंस्ट एक्सपल्सन फ्रॉम कास्ट, देखिए ये जो है वो सिविल नेचर का सूट नहीं है, परंतु एक बात है जो हमने पिछले वीडियो में भी कहा था, उसको बताया था, रघुनाथ दामोदर
वर्सेस जनार्दन गोपाल। इस बात में देखिए क्या हुआ था कि इसमें ये बताया गया कि अगर किसी को जाति से निकाल दिया जाता है तो फिर उसको जो है यहाँ पर जो है सिविल नेचर का सूट मान लिया था, ठीक है। परंतु अगला देख लेते हैं पॉइंट, द सूट फॉर राइट टू हेरिडेटरी ऑफिस। वंशानुगत कोई पद है उससे अगर किसी को हटा जाता है, क्योंकि पद जो होते हैं वो मॉनिटरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं अक्सर, इसीलिए कोई पद धारण करता है या स्टेटस है, मॉनिटरी बॉडी, मॉनिटरी अमाउंट रिसीव हो रही है, बेनिफिट्स आ रहे हैं, इसीलिए। तो ठीक है, तो ये तो सिविल नेचर का सूट है। यहाँ पर डाउट है तो आंसर यहाँ पर मोस्ट सुटेबल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर सीपीसी फाइंड द करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग। देखते हैं यहाँ पे सीपीसी के अकॉर्डिंग में कौन सी इनकरेक्ट जो है मैच द फॉलोइंग है। तो देखो पहला दिया है रेवेन्यू कोड्स। तो रेवेन्यू कोड जो सेक्शन 5 में डिफाइन किए गए हैं। रेवेन्यू कोड कौन से, जिसमें कि भूमि संबंधी जैसे लैंड रेवेन्यू कोड है, पहले उत्तर प्रदेश जमींदारी अधिनियम था, तो ये सब रेवेन्यू कोड जो है वहाँ पर जो रेवेन्यू संबंधित मामले रेवेन्यू कोड्स में देखे जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि रेवेन्यू कोड्स में क्या सीपीसी लागू होती है। बिल्कुल सेक्शन 5 जो है वो यही कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ सीपीसी इन रेवेन्यू कोड टू रेवेन्यू कोड्स, तो सीपीसी रेवेन्यू कोड्स में भी लागू होती है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, सेक्शन 5 में ही दिया है। नेक्स्ट देखते हैं द प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोड्स सेक्शन 7। तो प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोड जो है यानी जो प्रांतीय लघुवाद न्यायालय है वो सेक्शन 7 में दिए गए, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पिक्यूनरी जुडिक्शन ऑफ कोर्ट सेक्शन 9। तो बिल्कुल ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि पिक्यूनरी जुडिक्शन ऑफ कोर्ट जो है यानी धन संबंधी जो न्यायालय का क्षेत्राधिकार है कि कितने तक धन तक की वैल्यू का अमाउंट के बाद जो है वो कौन सा न्यायालय देखेगा, तो ये जो है सेक्शन 6 में दिया गया, ना कि सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 तो बात करता है द कोर्ट टू ट्राई ऑल सूट अनलेस बार्ड, यानी न्यायालय जो होगा सभी सिविल वादों को विचारण करेगा जब तक कि उसको वर्जित ना किया जाता, उसे रोका नहीं जाता, ठीक है। डी देख लेते हैं द प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेस कोड सेक्शन 8। तो बिल्कुल ये भी यहां पर सही है, ठीक है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिविल कोर्ट्स जुडिक्शन इज बार्ड इन प्रोसीडिंग अंडर, यानी सिविल कोर्ट्स का जो जुडिक्शन है वो किसकी प्रोसीडिंग में रोका गया है। तो देखते हैं पहला इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इनकम टैक्स रिकवरी अंडर इनकम टैक्स एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट और ऑल दी अबव। देखिए जो सिविल सूट्स है, अगर हम देखें वहाँ पे सेक्शन 9 कहता है एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। तो इन एक्ट में क्या कहा गया कि इनका जो विचारण है जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का है तो यहाँ पर लेबर कोर्ट्स बनाई गई हैं, तो वहाँ पर दिया गया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के लिए, या जो टैक्सेशन के लिए विशेष न्यायालय बनाए गए हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के लिए जो ट्रिब्यूनल्स बनाई गई हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मामले के लिए जो ट्रिब्यूनल्स बनाई हैं, उन सभी में वो मामले देखे जाते हैं। तो ऐसे मामले में जो है वो सिविल कोर्ट जो है वो बार्ड है प्रोसीडिंग करने के लिए। सो बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेक्शन 10 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 डज नॉट अप्लाई व्हेन द प्रीवियस सूट इज पेंडिंग, यानी सेक्शन 10 जो है सिविल प्रोसीजर कोड का 1908 का अप्लाई नहीं होगा, लागू नहीं होगा अगर प्रीवियस सूट पेंडिंग है, यानी पूर्व जो है कोई बात वो अभी लंबित है। तो कब लागू नहीं होगा, तो इसको हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो इसको देखने से पहले हम लोग सेक्शन 10 को देखते हैं, क्योंकि सेक्शन 10 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन 10 में आते हैं। अगर हम सेक्शन 10 को देखें तो सेक्शन 10 जो है उसकी हेडिंग कहती है यहाँ पर स्टे ऑफ सिविल सूट। देखिए सेक्शन 11 जो है वो भी महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। स्टे ऑफ सिविल सूट जिसको कहा गया है रेस सब जुडिस, रेस सब जुडिस कहा गया, ठीक है। स्टे ऑफ सूट्स तो हम सिंपल भाषा में है इसको रेस सब जुडिस, और सेक्शन 11 में रेस जुडी काटा कहते हैं, ठीक है। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका हम लोग कंपेरिजन भी एक वीडियो में देखेंगे। तो अब आते हैं कि इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है। देखिए कब ये लागू होती है, तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है यानी 2 सूट होने चाहिए, यानी कम से कम 2 वाद होने चाहिए, ठीक है। तो 2 सूट्स होंगे कैसे, यानी 2 वाद होने चाहिए पहली चीज, यानी कि जो प्रीवियस इंस्टीट्यूट एंड सब्सिक्वेंट इंस्टीट्यूट, यानी पहले एक वाद दाखिल किया गया हो नाले में, उसके बाद एक पश्चातवर्ती वाद भी दाखिल किया गया हो। ये तो हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए कि सब्जेक्ट मैटर इन सब्सिक्वेंट सूट डायरेक्टली और सब्सटेंशियली सेम होना चाहिए, यानी जो सब्जेक्ट मैटर है वो सेम होना चाहिए। कैसे हो, या तो डायरेक्टली हो या सब्सटेंशियली हो, ठीक है। और किससे संबंधित होना चाहिए, प्रीवियस सूट से होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट। अब आते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, सेम पार्टी के बीच में होना चाहिए,
यानी जो वाद के पक्षकार हैं वो सेम होने चाहिए, यार पार्टी के इसमें रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो भी शामिल है, ठीक है, सेम पक्षकार होने चाहिए। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है वो आता है द सूट मस्ट बी पेंडिंग इन सेम कोर्ट, यानी जो सूट है वो पेंडिंग होना चाहिए, पेंडिंग होना चाहिए सेम कोर्ट, यानी उसी सेम न्यायालय में पेंडिंग हो या फिर भारत के किसी भी न्यायालय में पेंडिंग हो, दोनों के लिए यहां पे हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया चौथा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट जो आता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी जो प्रीवियस सूट जो इंस्टीट्यूट किया गया है मस्ट बी ग्रांट द रिलीफ, और किसके द्वारा, यानी कि उसमें रिलीफ देने के लिए जो न्यायालय है वो वहाँ पर कैपेबल होना चाहिए, उसको यानी कि वो रिलीफ देने के लिए यहाँ पर कैपेबल हो, योग्य हो, ठीक है। तो यहाँ जो न्यायालय होगा वो रिलीफ देने के लिए कैपेबल हो, तो यहाँ हम लिख देते हैं ग्रांट रिलीफ, ठीक है, बाय द कोर्ट, कोर्ट्स लिख देते हैं। तो कोर्ट जो है वो जो है रिलीफ देने के लिए वहाँ पर एलिजिबल होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो कहता है सच पार्टी मस्ट बी लिटिगेंट अंडर सेम टाइटल इन बोथ सूट। देखिए जो पार्टीज हैं वो वहाँ पर सेम टाइप का टाइटल रखती हो, सेम अधिकार यानी स्वामित्व का अधिकार रखती हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम वर्ड लिख लेते हैं सेम टाइटल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ग्राउंड बनते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो है रेस सब जुडिस जो है वो लागू होगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो ये तो होगा यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। इन सेम कोर्ट बिल्कुल सही है, इन फॉरेन कोर्ट्स ये नहीं चलेगा, इन द कोर्ट आउटसाइड इंडिया स्टैब्लिश्ड और कंटिन्यू बाय द सेंट्रल कोर्ट ये भी चलेगा, क्योंकि अगर कोई भी न्यायालय जो भारत से बाहर है मगर भारत के द्वारा स्थापित किया गया तो वो भी भारतीय न्यायालय की परिभाषा में आ जाता है, ठीक है, वो विदेशी न्यायालय नहीं कहा जाएगा, तो ये भी ठीक है। इन एनी अदर कोर्ट इन इंडिया, या न्यायालय भारत के किसी अन्य न्यायालय में, तो ये भी यहाँ पर हो जाएगा। हम लोगों ने ये पॉइंट देखा था ना, यानी कि पेंडिंग इन सेम कोर्ट और एनी, मैंने बोला था यहाँ पे एनी अदर कोर्ट्स जो कि भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया, तो बिल्कुल ठीक है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन बी इन फॉरेन कोर्ट। अगर फॉरेन कोर्ट में मामला लंबित है, और अभी हम लोग आगे फॉरेन कोर्ट्स के बारे में डिस्कस भी करेंगे, तो वो उसमें जो है रेस्ट सब जुडिस यहाँ पर उसका प्रोविजन लागू नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये इंग्रेडिएंट होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर, कौन सा है जो इसमें सिविल नेचर का सूट नहीं है, तो देख लेते हैं कौन सा इसमें सिविल नेचर का सूट नहीं है। द सूट फॉर राइट टू हेरिडेटरी ऑफिस बिल्कुल है, सूट फॉर राइट ऑफ फ्रेंचाइजी, कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, जैसे हम लोग एजेंसी लेते हैं किसी कंपनी से या रिलेटेड उसकी सब्सिडरी ब्रांच ले लेते हैं, तो उसके लिए वाद लाता है, ये भी आ जाएगा यहाँ पे। सूट फॉर रिकवरी ऑफ वॉलंटरी पेमेंट ऑफरिंग, तो देखिए जो कोई ऐच्छिक रूप से पेमेंट कर रहा है, ऑफरिंग कर रहा है, उसके लिए रिकवरी करने का वाद जो है वो सिविल नेचर का सूट नहीं है। अगला देख लेते हैं, सूट रिलेटिंग टू राइट ऑफ वर्शिप, तो ये भी पूजा करने का अधिकार जो है वो सिविल नेचर का सूट है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी। और इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के जो पॉइंट्स हैं वो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अंडर सीपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर। देखिए सीपीसी के अंतर्गत कौन सा सिविल नेचर का सूट नहीं है। द सूट फॉर करेक्टिंग द डेट ऑफ बर्थ इन द सर्विस रिकॉर्ड, किसी के सर्विस रिकॉर्ड में किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत है तो उसको सही करने के लिए अगर कोई वाद लेके आ जाता है तो वो सिविल नेचर का सूट है, ठीक है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ राइट टू वर्शिप, पूजा करने के अधिकार की उद्घोषणा करने के लिए अगर कोई वाद लाया तो वो सिविल नेचर का सूट है, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सूट फॉर विंडिकेशन ऑफ अ मेयर डिग्निटी कनेक्टेड विद एन ऑफिस, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ सही साबित करने के लिए कि जो है किसी ऑफिस में किसी पद पर उसका जो है स्थान है और सिर्फ इसलिए कि वो उसकी डिग्निटी से संबंधित है, उसके सम्मान से, इससे, तो ऐसा जो कोई वाद लेके आ रहा है वो सिविल नेचर का सूट नहीं है। अगर वो जस्टिफिकेशन कर रहा है कि भाई ये पद पे जो है मेरा है, क्योंकि उसके सम्मान की बात यहाँ हो जाती है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो रहा है उसका, मगर उसका सम्मान उसने वहाँ जोड़ लिया, तो ऐसे परिस्थिति में ये सिविल नेचर का सूट नहीं है, तो यहाँ पर वाद नहीं लाया सकता। सूट फॉर अ रिलीजियस ऑफिस, अगर कोई धार्मिक पद है उसके लिए कोई वाद लेके आया जाता है, तो अक्सर आपने देखा होगा जो मठों के अध्यक्ष होते हैं या मंदिर का पुजारी है, वो इन सब पे जो वाद संबंधित आते हैं सिविल नेचर के सूट हो जाते हैं, क्योंकि ये मॉनिटरी वैल्यू प्रॉपर्टी से संबंधित भी होते हैं, क्योंकि वही उसका ओनरशिप रखता है, ओनरशिप नहीं तो ट्रस्टीशिप तो वहाँ पर रखता ही है। सो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी ये आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये गलत है, यह सिविल नेचर का सूट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर, कौन सा इसमें सिविल नेचर का सूट नहीं है, देख लेते हैं। सूट इन विच राइट टू प्रॉपर्टी इज कंटेस्टेड, तो बिल्कुल राइट टू प्रॉपर्टी संबंधित मामला है तो वो सिविल नेचर का सूट है। अ सूट टू विच राइट टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड, तो राइट टू ऑफिस यानी पद संबंधी अधिकार से संबंधित है तो वो भी सिविल नेचर का सूट है। अ सूट बाय मेंबर ऑफ कास्ट फॉर हीज एक्सक्लूजन
फ्रॉम द इन्विटेशन टू द कास्ट डिनर। देखिए यहाँ पर है कि कोई किसी जाति से संबंधित मामला है, ये जाति संबंधी कोई उसका मेंबर है यानी, और वो क्या उसको निकाल दिया गया है, किस में से निकाल दिया, इन्विटेशन टू दी कास्ट डिनर। उसकी जाति में कोई डिनर हुआ है, भोज हुआ है, उस भोज में जो निमंत्रण दिया गया उस निमंत्रण लिस्ट में या निमंत्रण में उसका नाम नहीं है, उसको निकाल दिया है, तो इसके लिए वो वाद लेके आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरह का जो मैटर है वो सिविल नेचर का सूट नहीं है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द सूट बाय मेंबर ऑफ कास्ट फॉर हीज एक्सपल्सन फ्रॉम द कास्ट। कोई किसी कास्ट में कोई मेंबर है जिसको उसकी कास्ट से निकाल दिया गया, तो वो इस अपनी कास्ट में दोबारा जाने के लिए वाद अगर लाता है तो ये सिविल नेचर का सूट माना गया है। किस केस में? देखिए प्रीवियसली हम लोगों ने इस पर आंसर लगाया था, ये नहीं माना जाएगा, परंतु जो यहाँ दो ऑप्शन कंट्राडिक्ट कर रहे हैं तो मोस्ट सुटेबल तो यही होगा, क्योंकि इस केस इस मैटर में रघुनाथ दामोदर बनाम जनार्दन गोपाल के केस में इसको जो है सिविल नेचर का सूट मान लिया गया था। सो यहाँ पर जो आंसर नॉट पूछा गया है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी। Now come to the next question. Which section of the CPC lay down the rule of res sub judice? देखिए res sub judice जो है क्लियरली सेक्शन 10 में मेंशन है, सो आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। जबकि सेक्शन 11 जो है वो रेस जुडिकाटा की बात करता है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सेक्शन 13 जो है कहता है व्हेन फॉरेन जजमेंट इज नॉट कंक्लूसिव, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, या अगले में नहीं हुआ तो उसके अगले में तो कर ही लेंगे। बाकी सेक्शन 15 जो है ये कहता है द कोर्ट इन विच द सूट टू बी इंस्टीट्यूट, यानी किस न्यायालय में वाद संसित किया जाएगा। तो अगर इसको शॉर्ट में देखो तो इसमें यही कहा गया है कि जो लोएस्ट ग्रेड का सबसे लोअर कोर्ट होता है उसी में वाद दाखिल किया जाना चाहिए सिविल नेचर का। पता चला डायरेक्ट हाई कोर्ट में वाद दाखिल करने आ गए या सुप्रीम कोर्ट में सीधे पहुंच जा रहे हैं, तो वो सही नहीं है। अगर आपका सिविल नेचर का सूट है तो आप लोएस्ट ग्रेड का जो कोर्ट है उसमें वाद दाखिल करें। तो ये चीज़ बताई गई है सेक्शन 15 में। कुछ अपवाद हैं ओरिजिनल जुडिक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, जैसे रिट है तो वो अलग चीज़ है, मगर यहाँ पर यह सेक्शन 133 आर्टिकल 133 है, मगर यहाँ हम जो बात कर रहे थे वो ओरिजिनल जुडिक्शन यहाँ पर इसमें ही है, यानी लोएस्ट ग्रेड में आइए आप, ठीक है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर डील्ड विद स्टे ऑफ सूट। देखिए स्टे ऑफ सूट हम लोग डिस्कस भी कर लिया है, वही रेस सब जुडिस है जो कि सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है। सो आंसर हियर ऑप्शन बी। सेक्शन 16 रिलेटेड है द सूट टू बी इंस्टीट्यूट वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड, यानी जहां सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड, जैसे मान लीजिए कोई संपत्ति संबंधी मामला है तो जहां वो संपत्ति है वहीं पर वो मामला उसी के जो नियरेस्ट न्यायालय होगा जिसके क्षेत्राधिकार में वो संपत्ति आती है वहीं वो मामला दाखिल किया जाएगा। जबकि सेक्शन 13 जो है ये कहता है व्हेन फॉरेन कोर्ट कैन नॉट कंक्लूसिव, कब जो है विदेशी न्यायालय कंक्लूसिव नहीं होगा, इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे इंटरनेशनल विधि को पालन ना करे कोई फॉरेन कोर्ट्स, या फिर जो है इंडियन विधि को ना पालन करे, या नेचुरल जस्टिस को ना पालन करे, हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। बाकी सेक्शन 12 क्या कहता है? सेक्शन 12 कहता है बार टू फर्दर सूट, आगे जो मामले आ रहे हैं उनको रोकने के लिए जो है एक ही मामले में दोबारा बार बाद लेके आ रहे हो तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर सेक्शन 12 है, ठीक है। Come to the next question, final question of this video. The term res sub judice means, res sub judice means का मतलब क्या है? देखिए इन previous question हम लोग देखा था, res sub judice is related to the section 10 of the CPC and it express that stay of suit, यानी कि किसी वाद को रोका जाना। परंतु देखिए यहाँ पर अगर आप हेडिंग को देखें तो ये कहता है स्टे ऑफ सूट, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टे ऑफ सूट को नहीं रोका जा रहा है। इट इज नॉट स्टे रिस्ट्रिक्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट बट इट रिस्ट्रिक्ट द प्रोसीडिंग, द न्यायालय को रोका जा रहा है। इट रिस्ट्रिक्ट द कोर्ट टू टेक आउट द प्रोसीडिंग ऑफ दैट सूट, ठीक है, या ट्रायल ऑफ दैट सूट, न्यायालय उस न्यायालय को जो है विचारण करने से रोका जा रहा है। और ये बात किस केस में कही है? तो ये बात जो कही है असरफी लाल रामदेव, मैं यहां लिख देता हूं, असरफी लाल रामदेव वर्सेस नागोसी राम जगन्नाथ AIR 1952, ठीक है। तो इस केस में यही कहा गया है कि न्याय यहाँ पर जो है मामले को संसित करने, यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर प्रोसीडिंग करने, उसका ट्रायल या विचारण करने से न्यायालय में रिस्ट्रिक्शन दी गई है, ठीक है। तो ये तो हो गया रेस सब जुडिस। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ जो हम लोग पोस्ट डालते हैं जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं पर पोस्ट को लाइक नहीं करते, तो पोस्ट को भी लाइक कर दिया करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।